3, 2, 1, go! नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और आज का एक और अनाउंसमेंट रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एक और अदर या अनदर चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे हमारा जो सेशन है वो 28 तारीख सुबह 7 बजे से आ रहा है, उसको आने लाइव में रहेगा। उसमें आप ज़रूर से ज़रूर आएँ, बहुत ही पावरफुल सेशन है वो, उसमें ज़रूर आएँ, ठीक है। तो उसका जैसे शेड्यूल है उसी शेड्यूल पर उसको चालू करेंगे, तो आप उस शेड्यूल पर आ जाएं सुबह 7 बजे दिनांक 28 को, यानी शनिवार के दिन, ठीक है। संडे को था लेकिन किसी कारणवश हमने उसे शनिवार को कर दिया है। आप उससे आकर लिंक हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सेशन की। चलिए, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि अनुकूलनी जो विकर्ण होता है, यानी अनुकूलनी विकर्ण यानी अनुकूलन के कारण या पर्यावरण के कारण कोई जीव किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है उसे कहते हैं हम, मतलब किस प्रकार की वो परिस्थितियों में जीवन में अपने जीने को अपने आप को परिपक्व कर लेता है उसे कहते हैं अनुकूलनीय विकर्ण। एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में अपने आप को वो फिट कर लेता है, उसमें अपने आप को उस जैसा ढाल लेता है। मतलब एक पर्यावरण से निकलकर, एक मौसम से निकलकर वह दूसरे मौसम में अपने आप को ढाल लेता है, उसी को हम कहते हैं अनुकूलनीय विकर्ण, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अनुकूलनीय विकर्ण कहते हैं। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक अकेली पूर्वज प्रजाति, एक ही कोई पूर्वज प्रजाति रहेगी। इसे विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग पर्यावासों के लिए अनुकूलित हो जाना, मतलब कोई एक जगह की कोई प्रजाति थी, वो अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरीके से अनुकूलित हो जाती है। मतलब वही है कि एक मौसम से निकलकर कोई अलग अलग मौसमों में जाकर प्रजाति रहने लगती है, तब उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुकूलनीय विकर्ण कहते हैं, ठीक है। अर्थात जब जीव का एक समूह या एक समान शारीर संरचना साझा करता हो, जो विभिन्न पर्यावासों में रहने के कारण विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु भिन्न भिन्न रूप से अनुकूलित हो गई हो, तब यह उदाहरण अनुकूलनीय विकर्ण के सिद्धांत की व्याख्या करता है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा? अनुकूलनीय विकर्ण रहेगा। आप उसको देखें तो अब अगला हैगा कि जो अभिसारी विकास होता है, अभिसारी विकास वह क्या है? अभिसारी विकास क्या है? क्वेश्चन ये है कि अब अनुकूलनीय विकर्ण हो गया, मतलब एक मौसम से दूसरे मौसम में जाना अनुकूलनीय विकर्ण हो गया, लेकिन ये अभिसारी विकास क्या है? तो अभिसारी विकास क्या होता है उसको देखना है। तो विभिन्न पूर्वजता, यानी जिनके पूर्वज कैसे थे, विभिन्न थे, अलग अलग पूर्वज थे वाले जीवों में एक ही प्रकार के पर्यावास में समान कार्य करने हेतु तुल्य रूपता या समवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मतलब जिन जीवों में समवृत्तीय अंग होते हैं वो अभिसारी विकास का प्रमाण होते हैं। मतलब जो जीव कार्य, जिनके अंग कार्य में समान होते हैं लेकिन वह अलग अलग पर्यावासों पर निर्मित होते हैं, बनते हैं, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वह कार्य समान होते हैं, तब उन जीवों को हम क्या कहते हैं? तुल्यारूपी, या फिर उनको बोलेंगे हम अभिसारी विकास। उस विकास को हम कौन सा विकास कहेंगे? अभिसारी विकास कहेंगे। अर्थात उनके भिन्न प्रकार के अंग समान कार्य संपन्न करते हैं। उनके जो अंग होते हैं वह तो समान कार्य प्रदर्शित करते हैं। वह कैसे कार्य प्रदर्शित करते हैं?
सामान्य जो समान कार्य होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनके भिन्न प्रकार के अंग समान कार्य संपन्न करने हेतु अनुकूलित हो जाते हैं। इस प्रकार जीवों की बाह्य समानता व कार्य की समानता वाले विकास को अभिसारी विकास कहते हैं। ये अनुकूलन अभिसारी अनुकूलन कहलाते हैं। और जो अनुकूलन होते हैं वह अनुकूलन कौन से अनुकूलन कहलाते हैं? वह अनुकूलन कहलाते हैं अभिसारीय अनुकूलन। ठीक है, आप इसको याद रखें। अब क्वेश्चन आता है कि अनुकूलन जो होते हैं अभिसारी अनुकूलन वो किन जीवों में होते हैं? तो इसके उदाहरण को याद रखने के लिए जो समवर्तीय अंग होते हैं, जिन जीवों में समवर्तीय अंग पाए जाते हैं उन्हीं में अभिसारी विकास पाया जाता है। यानी कि तितली के पंख, व्हेल के फिलर, ये सभी जो उदाहरण है वो अभिसारी विकास के उदाहरण है। उदाहरण के लिए जलीय जीवों में पैगुअन के फिलर, डॉल्फिन के फिन और पक्षियों के पंख, कीटों के पंख, ये सभी के सभी जो होते हैं अभिसारी विकास के ही उदाहरण होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा कि ह्यूगो डी व्रिज का जो उत्परिवर्तनवाद था वो क्या था? ह्यूगो डी व्रिज का तो जो म्यूटेशंस थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्रिज की थी वो उन्होंने 20वीं सदी से पहले दशक में ह्यूगो डी व्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज पर किए कार्य के आधार पर उत्परिवर्तन की संकल्पना प्रस्तुत की। किसकी संकल्पना? उत्परिवर्तन की संकल्पना प्रस्तुत की। आप पिछले अध्याय में अनुवांशिक में अनचाहे जो वंशागत विकार होते हैं उनके बारे में आप समझ चुके हैं, लेकिन ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। अब ह्यूगो डी व्रिज का मानना था कि विकास का कारण बड़े उत्परिवर्तन थे, छोटे छोटे उत्परिवर्तन नहीं थे। जैसे लेमार्क ने बता दिया कि एक जीव जब किसी अंग का बार बार या ज्यादातर उसका यूज करता है तब वह अंग अधिक विकसित हो जाता है। तो वैसे कोई छोटे छोटे कारण इसके लिए नहीं थे। ऐसा किसने कहा था? ह्यूगो डी व्रिज ने कहा था कि छोटे छोटे जो कारण थे वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। उत्परिवर्तन के लिए छोटे छोटे कारण जिम्मेदार नहीं थे, उसके लिए बड़े बड़े कारण थे। क्या कारण थे? देखिए, डार्विन द्वारा सुझाई गई छोटी छोटी भिन्नताएं नहीं, उत्परिवर्तन संयोगिक व दिशा विहीन होते हैं। जो उत्परिवर्तन होते हैं वो संयोगिक होते हैं और दिशा विहीन होती हैं। उत्परिवर्तन कभी एक दिशा में नहीं होते, वो दिशा विहीन होते हैं। किसी भी दिशा में उत्परिवर्तित हो सकता है जीव। जबकि डार्विन द्वारा सुझाई गई भिन्नता छोटी व दिशीय थी। मतलब एक जीव आगे चलकर इस प्रकार से उत्परिवर्तन, मतलब एक पीढ़ी में इतना है तो अगली पीढ़ी में इतना होगा, वो दिशात्मक था। लेकिन ह्यूगो डी व्रिज ने कहा कि उत्परिवर्तन दिशात्मक नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? दिशात्मक नहीं होते हैं उत्परिवर्तन। अभी डी व्रिज ने उत्परिवर्तनवाद की निम्न विशेषताएं थी। उन्होंने जो उत्परिवर्तनवाद दिया था उसकी क्या विशेषताएं थी वो देखिए आप। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि डी व्रिज ने उत्परिवर्तनवाद की निम्न विशेषताएं थी कि जीवों का विकास एक बार में हुए बड़े स्पष्ट व स्थायी परिवर्तन या उत्परिवर्तनों द्वारा होता है। छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण ये नहीं होता। मतलब बड़ी बड़े कारण होते हैं इसके, छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण उत्परिवर्तन कभी भी नहीं होता। जाति का प्रथम सदस्य जिसमें यह परिवर्तन दिखाई देते हैं वह उत्परिवर्ती कहलाता है। जाति का मतलब ऐसा सदस्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तन दिखाई देते हैं वह क्या कहलाता है? उत्परिवर्ती पदार्थ नहीं, जीव कहलाता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, इनकी कोई निश्चितता नहीं होती है उत्परिवर्तनों की। उत्परिवर्तन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तथा जीवों के लिए हानिकारक या लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात उत्परिवर्तन संयोगिक होती है, यानी ये निश्चित नहीं है कि अगले एक पीढ़ी का जीव था उसमें उत्परिवर्तन नहीं थे तो उसके अगले वाली जो पीढ़ी का जीव आए उसमें उत्परिवर्तन हो, ये निश्चित नहीं है। तो उत्परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो संयोगिक होता है, ये निश्चित नहीं होता। अर्थात उत्परिवर्तन संयोगिक होते हैं तथा किसी विशेष दिशा में नहीं होते। सभी जीवों में उत्परिवर्तन की अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। मतलब सभी जीवों में जो होती हैं उनमें अंतर्निहित मतलब होता है उनके अंदर भी उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। मतलब प्रत्येक जीव के अंदर उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। वो कोई सा भी जीव हो उसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। आप इसको याद रखें, किसी भी जीव में उत्परिवर्तन हो सकता है।
अब इसका जो अगला हैगा वो कहता है कि उत्परिवर्तन ही नई प्रजातियों की उत्पत्ति का कारण होता है। जो उत्परिवर्तन होता है वही नई प्रजातियों का निर्माण का कारण होता है। मतलब उत्परिवर्तन के कारण ही नई प्रकार की प्रजाति, एक नए जीव का निर्माण होता है। डी ब्रिज ने इसे एक बार में होने वाले बड़े परिवर्तन यानी कि साल्टेशन कहा है। बड़ा परिवर्तन क्या कहा इसे? साल्टेशन कहा है। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक यानी 1930 सन के पहले तक स्पष्ट समष्टि अनुवांशिकी में अनुवांशिकी के सिद्धांतों को स्पष्ट अध्ययन में प्रयोग कर यह जानने में सक्षम नहीं थी कि विकास कब हुआ। समष्टि अनुवांशिकी के बाद में हुए जो अध्ययन से विकास की प्रक्रिया में समझ व स्पष्टता आई। मतलब पहले ये नहीं जानते थे कि विकास किस कारण से होता है, लेकिन जो समष्टि अनुवांशिकी के बाद में जब अध्ययन किए गए तब उससे ये समझ आ गया कि विकास किस कारण से होते हैं। तो समष्टि किसी एक, जो समष्टि होती है किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर पाए जाने वाली एक ही प्रजाति या जीव का समष्टि का निर्माण करते हैं। मतलब एक ही कंफर्ट जोन जिसे कहेंगे, एक कंफर्टेबल क्षेत्र में यानी एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजाति ही समष्टि कहलाती है। मतलब उससे वो बाहर नहीं रह सकती, उसके लिए उसे अनुकूलनी विकिरण का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। एक प्रजाति के सभी सदस्य अंतः प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, अतः प्रजननक्षम संतति बनाते हैं। वो कैसी संतति बनाते हैं? प्रजननक्षम संतति बनाते हैं। कैसी? तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारा एक और अदर चैनल है डॉक्टर आकाश अग्रवाल, उसको सर्च करेंगे, वैसे अभी नहीं आएगा वो, लेकिन उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ हमारी यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर पर। हम आपकी A to Z तैयारी करा के देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।